हेलो एवरीवन, जय हिंद। हम बायोलॉजी के अगले क्रम में जब हम चालू किए थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसका फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने क्या किया था, ख़त्म किया था। आज हम आपके साथ इसी चैप्टर के सेकंड लेक्चर के साथ आए हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जो फर्स्ट चैप्टर है इसका ओवरव्यू क्या था, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। बट हम इस और इसके साथ ही साथ हमने लाइफ स्पैन भी देखा था, लाइफ स्पैन क्या होती है। लेकिन यहाँ सेकंड लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो हमारे सिलेबस ओवरव्यू में हमने इसका सेकंड टॉपिक रिप्रोडक्शन देखा था, ये रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके विषय में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि हमारा आज का जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन यानी जनन, जनन क्या होता है इसके विषय में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन या जनन कहलाता है। इसकी परिभाषा है यानी कि कोई भी अगर जीव है वो अपने जैसी अगर नई जीवों को उत्पन्न करता है तो वही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जैसा कि आपको पता भी है, कोई भी हो वो हमेशा अपने जैसा ही संतान उत्पन्न करने। क्या आपने कभी देखा है कि बिल्ली के बच्चे ने किसी चूहे के बच्चे को जन्म दिया हो, या फिर किसी गाय के बच्चे ने किसी भैंस के बच्चे को जन्म दिया हो? ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। क्या होता है कि कोई भी पृथ्वी का कोई भी जीव हो जाए वो अपने समान ही संतानों को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, नई संतानें बनाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है, जनन की परिभाषा के साथ दूसरा क्वेश्चन होता है कि आखिर जनन क्यों जरूरी है, कोई भी सजीव पृथ्वी पर जनन क्यों करता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि कोई भी जीव पृथ्वी पर जनन इसलिए करता है क्योंकि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, पृथ्वी पर उसका अस्तित्व क्या हो, बना रहे, इसीलिए वो जनन करता है। क्योंकि हम लोगों ने लाइफ स्पैन में पढ़ा है कि पृथ्वी पर कोई भी अगर सजीव जन्म लिया है तो उसकी एक निश्चित मृत्यु निश्चित है, कन्फर्म है कि वो मरना है उसको। तो वो मरने से पहले अपने समान जीवों को उत्पन्न करके चला जाता है, जो उसकी पीढ़ियों को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या होता है कि कोई भी जीव क्या करता है, जनन करता है। क्योंकि आपको भी पता है कोई भी जीव ऐसा है कि अगर हमने जन्म लिया है तो मरना निश्चित है, तो निश्चित है तो उसके पहले हम जनन करके क्या करेंगे, एक नए जीव को बना के चले जाएंगे, जो क्या करेगा, हमारी पीढ़ियों को क्या करेगा, आगे बढ़ाता रहेगा। क्लियर। इसीलिए क्या होता है, जनन आवश्यक है। तो सिंपल से लिखा जा सकता है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करता है, जीव जनन करता है। क्लियर। दूसरी बात होती है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जीव जनन के बाद इसके प्रकार देखने वाले हम लोग, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, अर्थात जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार के होते हैं ये देखने वाले हम लोग। जी, जनन कितने प्रकार का होता है कि जनन देखिएगा, जनन के दो प्रकार है मेनली। जनन के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, जिसमें से आपका पहला प्रकार जो आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट टाइप क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन। और इसका जो दूसरा टाइप है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। तो देखिएगा, आपने क्या देखा कि जनन जो होता है, जनन के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। क्लियर हो गया। तो अभी ये देखना है कि हम लोगों को यहाँ पे कि ये जो अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या चीज, इसको हम लोगों को देखना है। देखिएगा, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब एक ही जनक द्वारा कोई नई संतान बन रही है। जनक क्या है, एक है। अगर मान लीजिएगा एक जनक है कोई, ये मान लीजिएगा कोई एक जनक है, अगर इससे मान लीजिएगा कोई नई संतान बन रही है तो ये आपका क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन कहलाएगा। अगर जनक दो है, एक मेल
ही जाति के अगर दो विपरीत लिंगी जीव हैं जिनमें से एक मेल हो एक फीमेल हो, तो इनसे जो संतान बनेगी वो क्या कहलाएगी? लैंगिक जनन। ठीक है, इनसे संतान बनने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन। और एक ही जनक से संतान बनने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। तो कंफर्म हुआ लैंगिक और अलैंगिक जनन में जो मेन डिफरेंस है वो क्या होता है कि एक ही जनक से संतान उत्पन्न होना क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। एक ही जाति के दो विपरीत लिंगी जीवों द्वारा, अर्थात विपरीत लिंगी में एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा, जाति एक ही हो, जैसे मनुष्य तो मनुष्य हो जाएगा, अगर मान लीजिएगा कुत्तों की जातियां हैं तो वो हो जाएंगी, घोड़ों की जातियां हैं तो वो हो जाएंगी। ठीक, अलग अलग, मतलब कि एक जातियां होती है तो एक जाति में मेल और फीमेल होंगे, इनसे अगर जनन हो रहा है और कोई संतान बन रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? लैंगिक जनन कहेंगे, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। ओके, अगर इनमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस और देखा जाए तो क्या होता है कि देखिएगा, पहली बात तो कि अगर आपका अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न हुई है, अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न हुई है वो हूबहू अपने जनक के जैसी होती है। कैसी होती है? जनक के जैसी दिखने में। जैसे मान लीजिएगा आपका जनक दिखते हैं तो सेम टू सेम वैसे ही संतान दिखेगी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम टू सेम हूबहू उसी जैसे होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि ऐसी संतानों को हम लोग क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहा जाता है। क्लियर? ऐसी संतानों को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या होता है इसमें? जो भी अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होते हैं वो हूबहू अपने जनक के समान होते हैं। हूबहू कैसे होते हैं? अपने जनक के समान होते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? इनको क्लोन भी कहते हैं। क्लियर? बट जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो संतान उत्पन्न होती है, देखिएगा ये दो भिन्न जीवों के मिलने से क्या होती है? संतान बन रही है। इसलिए ये जो संतान होगी ये ना ही पूरी तरह से इसके जैसी होगी और ना ही पूरी तरह से इसकी जैसी होगी, यानी कि कुछ कुछ दोनों के लक्षण होंगे और ये इन दोनों से अलग कुछ तीसरा ही नया जीव होगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संतान उत्पन्न होती है वो अपने जो भी पेरेंट होते हैं उनके समान नहीं होती है। क्लियर? क्या क्या हो गया कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे जो आपका जो संतान उत्पन्न होती है वो क्या होती है? जनक के समान होती है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनसे जो संतान उत्पन्न होती है वो जनक के समान नहीं होती है। क्लियर हो गया? दूसरी बात यहाँ से यही बनता है, यहाँ से देखिएगा कि एक जैव विकास आपको चैप्टर पढ़ना है जिसमें आपने देखना है कि जैव विकास एवोल्यूशन क्या होता है। देखिएगा यहाँ पे जब अलैंगिक जनन होता है तो वहाँ पे एवोल्यूशन की संभावनाएं जो होती है बहुत ही कम होती है। एवोल्यूशन है क्योंकि देखिएगा इनसे इस जनक से संतान उत्पन्न हुआ, सेम टू सेम इसके जैसा था, इनसे नई संतान बनेगी वो भी इसके जैसे होगी, इनसे नई संतान बनेगी वो भी इसके जैसे होगी। तो आप देखिएगा कि जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाएंगे लेकिन इनमें कोई भी वेरिएशन नहीं आती है। लेकिन अगर लैंगिक जनन की बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ वेरिएशन आती है, मेल और फीमेल डिफरेंट है, इनसे जो इनकी नई संतान बनी ये भी इनसे डिफरेंट थी। अब ये भी जब जन्म करेगी, अगर सपोज दैट अगर ये मेल है तो ये भी किसी फीमेल से क्या करेगी? जन्म करेगी। तो फीमेल से जन्म करने के बाद इनसे भी कोई नई संतान बनेगी तो वो इनसे भी डिफरेंट होगी। तो देखा जाए तो जब ये लोग अल्टरनेशन जनरेशन में बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा? इनमें हमेशा वेरिएशन आती जाती है। तो ये एवोल्यूशन में क्या होता है, जो लैंगिक जनन होता है ये एवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बट ये जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एवोल्यूशन में कोई भूमिकाएं नहीं निभाता है। क्लियर हो गया? दोनों समझ में आ रहे होंगे। इनमें कुछ जैसे अगर आपका सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस हो गया तो ये भी हम लोग कह सकते हैं कि देखिएगा ये एक जनक द्वारा उत्पन्न होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनन, और ये कितना एक ही जाति के दो विपरीत लिंगी जीवों द्वारा होता है। क्लियर? दूसरी बात है कि आप ये भी देखेंगे कि इसमें हमेशा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें गैमेट नहीं बनते हैं। क्या है? गैमेट नहीं बनेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी होगा इसमें गैमेट नहीं बनेंगे, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे उसमें क्या होंगे? गैमेट बनते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा रफ कर ले फिर करते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गई बात से असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने क्या देखा कि जब एक ही जनक द्वारा संतान उत्पन्न होगी तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब एक ही जाति के दो विपरीत लिंगी जीवों द्वारा संतान उत्पन्न होने की प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगी। क्लियर हो गया?
ओके, अब इसके बाद क्या देखते हैं, फिर ये भी हमने देखा कि ये क्या होते हैं, एकदम क्लोन होते हैं, अर्थात अपने जनक के समान होते हैं, और जो मेल और फीमेल से जो संतान उत्पन्न होती है अपने जनक के समान नहीं होते हैं। ये क्लियर हो गया था। अब हम लोग दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, क्या होता है इनमें डिफरेंस। देखिएगा, अब देख लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए यहाँ पे जिस फर्स्ट पॉइंट आप क्या देखेंगे कि इसमें हमेशा जो पेरेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सिंगल होंगे, है ना, एक जनक। इसमें एक जनक की आवश्यकता होगी और इसमें क्या होगे, दो जनकों की आवश्यकता होगी। ये आपका पहला डिफरेंस हो जाएगा। एसेक्सुअल में जनक एक होंगे और सेक्सुअल में क्या होंगे, जनक दो होंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए, दूसरा टॉपिक, दूसरा जो इसमें डिफरेंस होगा, दूसरा जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा कि इनमें गैमेट नहीं बनते हैं, अर्थात युग्मक नहीं बनेंगे, इनमें युग्मक बनते हैं। इनमें युग्मक नहीं बनेंगे, इनमें युग्मक क्या होंगे, बनेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर इनमें युग्मक नहीं बनेंगे, या आप नेक्स्ट इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसी में भी थोड़ा सा ओवरव्यू इसका देख लिया जाएगा। अगर इसमें गैमेट नहीं बनेंगे तो जाहिर सी बात है जो फर्टिलाइजेशन होता है वो नहीं होगा। तो इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो निषेचन नहीं होगा, और इनमें क्या होगा, निषेचन होता है। ये हम लोग डिफरेंस कर लेंगे। अब जाहिर सी बात है जब इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इनमें जाइगोट भी नहीं बनेगा, इसे हम लोग युग्मनज कहते हैं, और इनमें वही युग्मनज क्या होगा, बनेगा। एंड लास्ट में आप ये भी लिख सकते हो कि इनसे जो संततियां उत्पन्न होती हैं वो अपने जनकों की क्लोन होती हैं, और ये क्या होंगी, क्लोन नहीं होती, डिफरेंट होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनके बीच में जो डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस भी आप देख सकते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमेशा एक सिंगल पेरेंट होते हैं, इनमें पेरेंट डबल होते हैं, गैमेट क्या होते हैं, इनमें नहीं बनते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनते हैं। और इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है असेक्सुअल में, और सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होता है। और असेक्सुअल में क्या होगा, जाइगोट नहीं बनेगा, और सेक्सुअल में क्या होगा, जाइगोट बनेगा। उसके बाद इनसे जो संततियां उत्पन्न होती हैं वो अपने जो पेरेंट्स होती हैं उनकी क्लोन होती हैं, और इनसे जो संततियां होती हैं वो अपने पेरेंट की क्लोन नहीं होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक की। अब आगे हम लोग एक टॉपिक को ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। क्लियर, इसको रफ करते हैं। चलिए यहां हम लोग देख लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, ये होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे ध्यान दें कि हमको देखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अब हमको पूरी जानकारी ले लेनी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं, इन चीज़ों की जानकारी हमको इस टॉपिक में पूरा भी लगातार करना है। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक जो रह जाएगा वो होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चैप्टर। क्लियर, दो टॉपिक है, दो टॉपिक को क्लियर करके चैप्टर समाप्त हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने देख लिया है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा है, अभी हमने बताया था कि जब एक ही जनक द्वारा, अर्थात पेरेंट अगर सिंगल है और उनसे कोई नई संतान बन रही है तो क्या कहलाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर, ये इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर डिफिनेशन की बात करेंगे तो क्या कर सकते हैं, एक ही जनक द्वारा नई संतति उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है,
अलैंगिक जनन कहलाती है। क्लियर हो गया। जो अलैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होती है वो हूबहू अपने जनक की क्या होती है, समान होती है, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, इन्हें क्लोन भी कहते हैं। ओके, क्या हुआ, अलैंगिक जनन की डिफिनेशन हमने क्या देखी, एक ही जनक द्वारा संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अलैंगिक जनन कहलाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी जनक उत्पन्न संततियां उत्पन्न होती हैं वो हूबहू अपने क्या होते हैं, जनकों के क्या होते हैं, समान होती हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, क्लोन भी कहते हैं। ये हम लोगों ने क्या अभी जब डिफरेंस देखा था तब हम लोगों ने इसको क्या किया था, देख लिया था। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पढ़ने हैं। तो देखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको कौन कौन से टाइप पढ़ने हैं, इसको रफ कर दिया जाए। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमको टाइप देखना है कि कौन कौन से टाइप होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें से फर्स्ट टाइप हमको पढ़ना है विखंडन, जिसे हम लोग कहते हैं फिजन। एंड सेकेंड हमको देखना है मुकुलन, जिसे हम लोग कहते हैं बडिंग। और जो हमको थर्ड देखना है बीजाणु जनन देखना है, जिसे हम लोग कहेंगे स्पोरुलेशन। एंड थर्ड और फोर्थ पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन। एंड लास्ट फाइनली कायिक प्रवर्धन। देखिए कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन एक ऐसी चीज है जिसे हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। चलिए यहां देख लेते हैं कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं हमको क्या करना है, इन्हीं को पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, विखंडन जिसे हम लोग कहते हैं फिजन, मुकुलन जिसे हम लोग कहेंगे बडिंग, बीजाणु जनन जिसे हम लोग कहेंगे स्पोरुलेशन, पुनरुद्ध भवन जिसे कहेंगे हम लोग रीजनरेशन, एंड कायिक प्रवर्धन जिसे कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक और पढ़ना चाहे वो भी पढ़ लिया जाएगा, चलिए देख लेते हैं। एक है खंडी भवन, खंडी भवन जिसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, क्लियर हो गया। ये टाइप्स हमको क्या करना है, पढ़ के क्लियर करना है। यही है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बस इतना ही पढ़ना है। तो क्या होगा, यहाँ पे जितना हो सकेगा देख लेते हैं कि जिसमें क्या होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार और देख लीजिएगा कितने प्रकार के होते हैं, आपके 6 प्रकार हमने लिखे हैं, जिसमें पहला क्या है विखंडन फिजन, दूसरा क्या है मुकुलन और बडिंग, और तीसरा क्या है बीजाणु जनन स्पोरुलेशन, चौथा पुनरुद्भवन रीजनरेशन, और पांचवा क्या है कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एंड 6 नंबर क्या है आपका खंडी भवन जिसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, इनको देखेंगे। जिसमें से सबसे पहले हेडिंग हम लोग देखते हैं विखंडन, बाइनरी फिजन, फिजन। देखिएगा सबसे पहले टॉपिक हम लोग देख लेते हैं विखंडन, फिजन। चलिए देखते हैं फिजन क्या होता है। फिजन क्या होता है, जैसे आपको शब्द से ही दिखता है कि मतलब 2 भागों में टूटना या 2 भागों में बंटना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं विखंडन कहते हैं। देखिए क्या होता है कि जब भी जीवों का जनन के लिए अनुकूल समय आता है तो उस अनुकूल समय में क्या होता है कि जीव अपने आप को 2 भागों में क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है। क्लियर। यही क्या है आपका विखंडन होता है, सिंपल सा है। किसी भी जीव का मतलब जीवों का क्या करता है, जिसमें विखंडन द्वारा जनन होता होगा, रिप्रोडक्शन होता होगा, उनकी बात की जा रही है। उन जीवों में क्या होता है, जब भी
रिप्रोडक्शन का लिए इनमें फेवरेबल कंडीशन आएगा तो उस कंडीशन में क्या होंगे, ये दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे और डिवाइड जो दो भागों में डिवाइड होकर के नए संततियों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यही क्या कहलाता है, आपका विखंडन कहलाता है। क्लियर। विखंडन देखिएगा, अभी हमने कुछ इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि जो जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें ही विखंडन पाया जाता है। क्या होता है, वो अमर है, वो मरते नहीं है। जब भी उनको मरने का समय, जब भी उनका मतलब वो मतलब कि जनन करने का या रिप्रोडक्शन करने का समय आता है, उस समय क्या होता है कि वो दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड होने के बाद क्या होगा कि उनकी जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनका अस्तित्व यहाँ से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वो नए बन जाते हैं। अब वो नए जब जीव फिर जब उनमें फेवरेबल कंडीशन आएगी रिप्रोडक्शन की, वो फिर से दो भागों में डिवाइड होंगे, उनकी जो पुरानी कोशिका उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए क्या होते हैं, ये डिवाइड होते रहते हैं और नई पीढ़ियाँ बनाते रहते हैं, लेकिन ये मरते नहीं हैं। इसीलिए हम इनको अमर कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो क्या है विखंडन, समझ में आया क्या है विखंडन की क्या है कंडीशन। पहली बात तो जब भी जनन के अनुकूल परिस्थिति आने पर जीवों का दो भागों में डिवाइड हो जाना क्या कहलाता है, आपका विखंडन कहलाता है और या फिजन कहलाता है। विखंडन में क्या होता है, देखिएगा हमने बताया कि इनकी ये क्या होते, नष्ट नहीं होते, मरते नहीं, समाप्त नहीं होते, केवल क्या हो जाता है, दो नई कोशिकाओं में चेंज हो जाते हैं। विखंडन में हमको दो प्रकार के पढ़ने हैं। कितने प्रकार के पढ़ने हैं, दो प्रकार के पढ़ने हैं, जिसमें से एक है द्विखंडन और दूसरा है बहुखंडन। द्विखंडन को हम लोग कहेंगे बाइनरी फिजन और बहुखंडन को कहेंगे मल्टी फिजन। देखिए यहाँ पे हमको विखंडन के दो टाइप पढ़ना है। एक क्या पढ़ना है, द्विखंडन बाइनरी फिजन, दूसरा पढ़ना है बहुखंडन मल्टी फिजन। दो टाइप्स हमको पढ़ना है, दोनों टाइप्स के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, फिर इसको अलग से भी पढ़ लेंगे। देखिए बाइनरी फिजन क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जब कोई एक एनिमल्स ऑर्गेनिज्म, जैसे जो भी प्रोटोजोअन्स होते हैं अधिकतर, जैसे मान लीजिएगा हम अमीबा को ले लेते हैं, ये दो भागों में डिवाइड हो जाए, ये दो भागों में डिवाइड हो जाए, ठीक, ये दो भागों में बढ़ गया, अर्थात ये खत्म हो जाएगा, दो भागों में बढ़ जाए, तो ये हमारा क्या है, द्विखंडन बाइनरी फिजन। मल्टी फिजन में क्या होगा, ये जैसे अमीबा है, ये अगर बहुत सारे अमीबा बना दे, तो ये क्या कहलाएगा, आपका मल्टी फिजन कहलाएगा। क्लियर। जब भी रिप्रोडक्शन की जो फेवरेबल कंडीशन होगी, उस कंडीशन में आने पर किसी ऑर्गेनिज्म का कट जाएगा, सॉरी ऑल ऑफ यू, कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए गए थे। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, अभी सही हो गए। यहाँ ध्यान दें कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि द्विखंडन एंड बहुखंडन। द्विखंडन में क्या देखे थे, जो बाइनरी फिजन थी, कोई भी एक एनिमल्स होगा, वो क्या होगा, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। और इसमें बहुखंडन में क्या होगा कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा वो अधिक भागों में डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका मल्टी फिजन। अब हम लोग यहाँ पे बाइनरी फिजन देख लेते हैं कि बाइनरी फिजन क्या होता है। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। फर्स्ट इसका जो अभी हम लोग देखा बाइनरी फिजन। चलिए बाइनरी फिजन क्या होता है, द्विखंडन क्या होता है, जैसा कि हमने अभी पहले ही आपको डेफिनेशन बता दी थी कि किसी ऑर्गेनिज्म का फेवरेबल कंडीशन में दो भागों में डिवाइड हो जाना ही और क्या कहलाता है, आपका बाइनरी फिजन कहलाता है। दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे और अपना नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, जो क्या कहलाएगा, आपका बाइनरी फिजन कहलाएगा। क्लियर। जो बाइनरी फिजन होता है, ये जो होता है प्रोटोजोअन में, जैसे पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम, अमीबा
पैरामीशियम एंड यूग्लिना एक्सेट्रा, ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें ये सब प्रोटोजोन्स हैं, इनमें क्या होता है, बाइनरी फिशंस होता है। और देखिए बाइनरी फिशंस भी जो होता है ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल, और एक होता है आपका ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। एक क्या होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। चलिए ध्यान देते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है और जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है ये क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या हो जाएगा, अनुलंबीय द्विखंडन, और ये क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ द्विखंडन। क्या होगा, अनुलंबीय द्विखंडन, और ये हो जाएगा अनुप्रस्थ द्विखंडन। देखिएगा जो आपका बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और एक ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, है ना, क्लियर। जिसमें से जिसे क्या कहते हैं, अनुलंबीय, और इसे क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ कहेंगे। अनुलंबीय क्या होगा कि जब ऑर्गेनिज्म लंबाई में डिवाइड होगा दो भागों में, अभी जैसे ये हमारी लंबाई है, अगर हम इस यहाँ से बीचों बीच भाग से अगर दो भाग में डिवाइड होकर के नया जीव बना लें तो क्या हो जाएगा, हमारा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन हो जाएगा। क्या होगा कि अगर हम यहाँ से दो भागों में डिवाइड हो जाए लॉन्गिट्यूडनली तो क्या हो जाएगा, हमारा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या होगा, अगर हम यहाँ तिरछे, यहाँ से अगर हम दो भागों में एक ऊपर का भाग डिवाइड होकर के नया ऑर्गेनिज्म बना ले, नीचे का भाग डिवाइड होकर के नया ऑर्गेनिज्म बना ले, तो क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इट्स क्लियर। क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल में ये लेंथ में अगर दो भाग में डिवाइड हो रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल, अगर ट्रांसवर्स में दो भागों में डिवाइड होकर के नया ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इनमें से किसमें लॉन्गिट्यूडनल होता है और किन में क्या होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। अब बात करते हैं यूग्लिना की। यूग्लिना में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, और जो पैरामीशियम है उनमें क्या होगा, ट्रांसफर बाइनरी फिजन होगा। कैसे होता है, जैसे ये आप देख लीजिएगा, ये यूग्लिना है, ये यूग्लिना है। यूग्लिना में क्या होगा, जब भी इनमें रिप्रोडक्शन होना होगा, यानी दो भाग में जब भी डिवाइड होंगे, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये दो पार्ट में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से ये दो भागों में बीच से क्या होते हैं, डिवाइड होने लगते हैं। देख लीजिए, इस प्रकार से क्या होते हैं, ये दो भागों में डिवाइड होने लगते हैं, एंड फाइनली ये दो नए यूग्लिना को फॉर्म कर देते हैं। ये देख लीजिएगा, इसमें क्या हुआ, आपका लॉन्गिट्यूडनली हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनली हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, देख लीजिएगा, जो एक शायद आपका ये नहीं आ रहा होगा, देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इस तरह से क्या होगा, देखिए ये क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनली दो भाग में डिवाइड हो रहा है। कैसा हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनली क्या हो गया, दो भागों में डिवाइड हुआ, तो इससे ये क्या होगा, आपका लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन। और जो ट्रांसफर बाइनरी फिजन होता है वो पैरामीशियम में होता है। ट्रांसफर बाइनरी फिजन किसमें होगा, पैरामीशियम होगा। पैरामीशियम में क्या होगा,
ये आपका पैरामीशियम है। जब भी इसमें डिवीजन होना होगा, ये क्या होगा, इस तरह से दो भागों में क्या हो जाएगा, डिवाइड होने लगता है। ये ऊपर का पार्ट हो गया और ये इसका नीचे का पार्ट हो जाएगा। एंड फाइनली ये क्या होगा, ऊपर के पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा और नीचे के पार्ट से क्या करेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, इस तरह से। क्लियर? तो क्या देखा हमने कि जो युग्निना है उसमें लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन होता है और जो आपका पैरामीशियम है उसमें कौन सा होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। क्लियर हो गया? अभी आप कह रहे होंगे कि सर ये अमीबा में किस प्रकार का बाइनरी फिजन हो, किस प्रकार का बाइनरी फिजन होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अमीबा के बारे में आप जानते हैं कि इसका जो कोई भी शेप नहीं होता है, कोई भी साइज या शेप नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये हमेशा अपने साइज और शेप को क्या करता है, बदलता रहता है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इसमें लॉन्गिट्यूडनली भी हो सकता है और ट्रांसफर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया? ये आपका आई थिंक बाइनरी फिजन आपको क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी फिजन क्या है। देखिएगा, बाइनरी फिजन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बाइनरी फिजन क्या है कि दो भागों में किसी भी ऑर्गेनिज्म का दो भागों में बंटना, ये क्या कहलाता है, आपका बाइनरी फिजन कहलाता है। बाइनरी फिजन में जो उसका पुराना जनक जीव होता है, यानी पेरेंट होता है, उसका पूरी तरह से अस्तित्व क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और वो नए जीव तुरंत बन जाते हैं। और ये जो बाइनरी फिजन होता है वो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जैसे प्रोटोजोवंस में क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। और जो बाइनरी फिजन है ये दो टाइप्स का, एक लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और एक ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के बारे में हमने बताया, यूग्लिना जैसे जीवों में जब लंबाई में विभाजित होते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और इसमें जो पैरामीशियम जैसे जीव जब तिरछे दो भागों में डिवाइड होते हैं, क्या हो जाता है हमारा, ट्रांसफर बाइनरी फिजन। और जो अमीबा है, अमीबा का कोई निश्चित साइज या शेप नहीं होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है और मे बी पॉसिबल ट्रांसफर भी हो सकता है। क्लियर हो गया? ये हमारा क्या था, आपका बाइनरी फिजन। ओके, इसको देख लें थोड़ा सा। चलिए अभी हम लोग सेकेंड टॉपिक देख लेते हैं इसका, मल्टी फिजन यानी बहुखंडन, ये क्या होता है, इसको भी देख लिया जाए। चलिए इसका सेकेंड टॉपिक हम लोग देखते हैं, बहुखंडन, मल्टी फिजन। चलिए यहां ध्यान देते हैं, मल्टी फिजन क्या होता है। मल्टी फिजन में हमने क्या बताया कि ये ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें क्या होता है कि ये दो भागों में क्या हो जाते हैं, सॉरी, दो से अधिक भागों में डिवाइड हो जाते हैं। क्या होते हैं, मल्टी फिजन में क्या होगा कि ये जीव दो से अधिक भागों में डिवाइड होकर के दो से अधिक जीवों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। वो आपका क्या हो जाएगा, आपका मल्टी फिजन कहलाएगा। क्लियर? मल्टी फिजन क्या है कि जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करेंगे, दो से अधिक खंडों में डिवाइड, अगर दो खंडों में डिवाइड हो रहा तो बाइनरी फिजन, अगर दो से अधिक खंडों में डिवाइड हो रहा तो मल्टी फिजन। सिंपल सा है। मल्टी फिजन का जो एग्जांपल आपका आएगा वो आएगा अमीबा एंड प्लाज्मोडियम एटीसी। क्लियर? कौन कौन से हैं, दो के जीवों के बारे में देखते हैं हम लोग, अमीबा एंड प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम क्या है आपका, अमीबा के बारे में आप जानते ही हो, और प्लाज्मोडियम क्या है कि जिससे हमें मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, वो प्लाज्मोडियम ही है, वो प्रोटोजोआ जिससे हमें मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो यहाँ देख लेते हैं अमीबा। अभी आप कह सकते हैं सर ये क्या बता रहे हो, अमीबा में बाइनरी फिजन भी हो रहा है, अमीबा में मल्टी फिजन भी हो रहा है, ये क्या है। देखिए अमीबा बहुत सारे फिजन कर सकता है, बाइनरी फिजन भी, मल्टी फिजन भी, और भी अभी जब आप लोग आगे पढ़ोगे उसमें भी अमीबा का नाम आएगा। तो चलिए ध्यान देते हैं, हम अमीबा को ही देख लेते हैं कि अमीबा में क्या होता है कि बाइनरी फिजन कैसे होता है और मल्टी फिजन कैसे होता है। तो इसी में देख लेते हैं। देखिए अमीबा में क्या होता है कि जब अमीबा के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है,
जब भी इनके लिए क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाएगा, जब इनको अच्छा टेम्परेचर मिल रहा है, अच्छा फूड प्रोडक्शन हो रहा है, फूड मिल रहा है अच्छे से, और पानी की उपलब्धता अच्छे से, सारी चीज़ें जब इसको कंफर्म है, कंप्लीट है, तब ये क्या करता है, आपका बाइनरी फिजन करता है। क्लियर। अमीबा बाइनरी फिजन कब करेगा, जब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है हमेशा, तभी बाइनरी फिजन करता है। लेकिन जब कभी कंडीशन अनफेवरेबल हो जाएगी तब ये क्या करेगा, अमीबा मल्टी फिजन भी करता है। ध्यान दें, क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशन होती है हमेशा, तब ये आपका बाइनरी फिजन ही करता रहेगा। लेकिन जब कभी ऐसी परिस्थिति होगी जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में जाएगा तो मल्टी फिजन कहलाएगा। अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि इसको टेम्परेचर से अगर कोई प्रॉब्लम होने वाली है, या फिर फूड सही से मिल नहीं पा रहा, भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इनकी अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है। और ये क्या करता है, अपने चारों ओर एक सिस्ट बना लेता है, जो 3 लेयर की एक सिस्ट होगी। इसको देखते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा मल्टी फिजन में, कि जो अमीबा है ये इसका कोई शेप नहीं है। जैसे ही मान लीजिएगा आपकी कंडीशन जैसे ही क्या हुई, अमीबा के लिए अनफेवरेबल कंडीशन हुई, तो अमीबा ने क्या किया कि अपने चारों ओर क्या करेगा, ये अमीबा की है, ये चारों ओर एक सिस्ट बना लेगा। ये 3 लेयर बना लेती है। इन लेयरों को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट बना लेगा। तो इससे क्या होगा, इसको जब सिस्ट बन जाएगी तो इसको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अब सिस्ट बनने के बाद फिर क्या होगा, ये जब तक इसमें सिस्ट बनी होगी, पुट्टी बनी, सिस्ट को हिंदी में पुट्टी कहेंगे, जब तक ये सिस्ट बनी रहेगी, जब तक इसके लिए कोई फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। यानी कि जब तक अनफेवरेबल कंडीशन होगी, इनके चारों ओर सिस्ट बनी ही रहेगी। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आने लगेगी, तो क्या होगा, देखिए, जैसे इनके लिए फेवरेबल कंडीशन आएगी, उस फेवरेबल कंडीशन में आने पर, जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो ये जो केंद्रक होगा कई भागों में क्या होने लगेगा, डिवाइड होने लगेगा। क्या होगा, कई भागों में डिवाइड होने लगेगा। और इसका जो न्यूक्लियस है, इसके सभी न्यूक्लियस, जितने भागों में इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सभी न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होगी, ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर बन जाएगी। क्या हुआ, ध्यान दें, क्या हुआ, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आने लगी इस सिस्टम के अंदर, तो जो इसका न्यूक्लियस होगा ये क्या होगा, कई भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये क्या होगा, कई भागों में डिवाइड हो जाएगा। जब न्यूक्लियस कई भागों में डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें क्या होगी, एक लेयर बनने लगेगी, चारों ओर न्यूक्लियस के लेयर बन जाएगी। ये देखिएगा, ये जो लेयर होती है किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होगी। किसकी होगी, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। क्लियर, ये किसकी लेयर बनी होगी, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होगी। और ये जो अंदर ये न्यूक्लियाई बने हैं जिनमें ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बनी है, इनको क्या कहते हैं हम लोग, स्यूडोपोडिया स्पोर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्यूडोपोडिया स्पोर कहेंगे। क्लियर हो गई बात, क्या हुआ, ध्यान दें। अमीबा में अगर फेवरेबल कंडीशन है तो बाइनरी फिजन करेगा। अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो गई तो अपने चारों ओर क्या होगा, 3 लेयर बना लेगा, जिन्हें हम लोग सिस्ट कह लेंगे। और जब तक इसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगी तब तक इसी सिस्ट में रहेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आने लगेगी तो इसका जो न्यूक्लियाई है ये कई भागों में डिवाइड हो जाएगा, और प्रत्येक न्यूक्लियाई के चारों ओर एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बन जाएगी। अब ये जो अंदर न्यूक्लियाई बन गई, ग्लाइकोप्रोटीन युक्त लेयर जो बनी है, ये क्या कहलाएगी, आपको सीडोपोडिया स्पोर कहलाएंगे। पूरे स्पोर क्या कहलाएंगे, सीडोपोडिया स्पोर कहलाएंगे। अब क्या होगा, जैसे ये फेवरेबल कंडीशन चल रही है और बढ़िया फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, जब इनको भोजन मिलने लगेगा,
तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, ये जो सिस्ट होगी ये फट जाएगी। क्या होगी, देखिएगा ये लेयर ये सिस्ट क्या हो जाएगी, फट जाएगी, और ये जितने भी स्यूडोपोडिया स्पोर हैं ये बाहर आ जाएंगे। अब ये स्यूडोपोडिया स्पोर क्या करेंगे, जितने भी ये स्यूडोपोडिया स्पोर हैं ये क्या करेंगे, एक नए अमीबा को जन्म देंगे। चलिए ये क्या करेंगे, एक नए अमीबा को क्या करेंगे, जन्म देंगे। क्लियर हुआ, ध्यान दें क्या हुआ इसमें, मल्टीफिजन में देख लीजिए क्या हो रहा है कि मल्टीफिजन में क्या होगा कि जैसे भी अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन होगी वो अब चारों ओर मतलब कि 3 लेयर बनाएगा, और तब ये क्या कहलाएगा, सिस्ट कहलाएगा। और जब तक सिस्ट के अंदर रहेगा जब तक इसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगी, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसका जो न्यूक्लियाई है ये कई भागों में डिवाइड होगा और न्यूक्लियाई के चारों ओर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बन जाएगी। अब ये जो न्यूक्लियाई क्या कहलाएगा, स्यूडोपोडिया स्पोर कहलाएगा। और जैसे ही पूरी कंप्लीटली फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी तो ये जो सिस्ट था आपका ये फट जाएगा, और ये जितने भी स्यूडोपोडिया स्पोर हैं क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और प्रत्येक स्यूडोपोडिया स्पोर से बहुत सारे नए अमीबा क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो हमें लगता है अभी क्लियर हो गया। अगर आपको डायग्राम बनाना थोड़ा सा बना लीजिएगा। चलिए ध्यान दें, क्लियर, एक बार रिकैप कर लेते हैं फिर आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। देख लेते हैं कि देखें कि क्या होगा कि हम लोगों ने देखा कि जो रिप्रोडक्शन था, रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने टाइप्स भी देखी, जो 6 टाइप देखी। उसमें से हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या देखा कि जो फिजन देखा, फिजन 2 प्रकार के थे, बाइनरी फिजन, मल्टी फिजन। बाइनरी फिजन में हमने क्या देखा, 2 भागों में डिवाइड होते हैं। जो 2 भागों में डिवाइड हो रहे हैं तो बाइनरी फिजन होगा, जो 2 प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर। लॉन्गिट्यूडनल यूग्लिनिया में होता है, ट्रांसफर किसमें हो जाएगा आपका, पैरामीशियम में होगा। और जो अमीबा में दोनों भी हो सकता है क्योंकि इसका साइज और शेप उस निश्चित नहीं होता है। और फिर हम लोगों ने मल्टीफिजन देखा। मल्टीफिजन में क्या देखा कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत सारे खंडों में डिवाइड हो जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, मल्टीफिजन। जिसमें एग्जांपल हमने अमीबा एंड प्लाज्मोडियम लिया। प्लाज्मोडियम के बारे में देखा कि ये भी इससे हमें यह वो परजीवी जिसके कारण हमें क्या होता है, मलेरिया उत्पन्न होता है। अब अमीबा में हमने कंडीशन देखा कि इनमें बाइनरी भी हो रहा था, मल्टी भी हो रहा था। बाइनरी कब होता है, फेवरेबल कंडीशन में। मल्टी कब होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में। इसमें क्या होगा, जब अमीबा के लिए अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो इसके चारों ओर सिस्ट बन जाती है, और ये सिस्ट तब तक रहेगी जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी इसका जो न्यूक्लियाई है ये बहुत सारे भागों में डिवाइड हो जाएगा, और इसके प्रत्येक भाग के चारों ओर एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बन जाएगी। अब ये क्या कहलाएगा, ये न्यूक्लियाई क्या कहलाएगा, स्यूडोपोडिया स्पोर कहलाएगा। और जैसे ही पूरी कंप्लीटली फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा तो ये सिस्ट जो हो जाएगी फट जाएगी। फटने के बाद जितने भी स्यूडोपोडिया स्पोर है बाहर निकल आएंगे, और बाहर निकलने के बाद वो नए अमीबा को क्या करेंगे, जन्म देंगे। क्लियर हो गया। तो हमें लगता है आज के जो दूसरा लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर हमारे लेक्चर अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, धन्यवाद।